नमस्कार विद्यार्थियों, कितना अच्छा लगता है जब हमारे चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं। हमारे चारों तरफ हरियाली की चादर धरती ओढ़े रहती है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम ऐसे स्थान का चुनाव करना पसंद करते हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली प्रचुर मात्रा में होती है। लेकिन विद्यार्थियों, आप ज़रा सोचिए और कल्पना करके देखिए, अगर हमारी धरती पर से ये पेड़ पौधे नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? अगर हमारी धरती का प्राकृतिक सौंदर्य खत्म हो जाए तो क्या होगा? शायद हमारा जीवन जीना भी मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहें कि जीवन जीना असंभव हो जाएगा, हमारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा, तो भी ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थियों, आज अंधाधुंध विकास की दौड़ में हम कहीं प्रकृति को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और इससे हमारा पर्यावरण और हमारी धरती लगातार विनाश की ओर आगे बढ़ रही है। प्रकृति के इसी दर्द को, प्रकृति की इसी वेदना को कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने शब्दों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी प्रयास किया है कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक दूरवा के पाठ 5 थोड़ी धरती पाऊं के माध्यम से प्रकृति को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। विद्यार्थियों, इस कविता के जो रचनाकार हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। आइए हम कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विद्यार्थियों, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। विद्यार्थियों, कवि के बारे में जानने के पश्चात अब हम इस पाठ का भावपूर्ण वाचन करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से ये समझने का भी प्रयास करेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और हमें प्रकृति के प्रति क्या समझाना चाहते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिलें फूल फल, चिड़ियां बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई, एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई। हो सकता है पास तुम्हारे कुछ अपनी धरती हो, फूल फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही छोटी सी खेती हो जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। विद्यार्थियों, हमने इस अति प्रेरणादायी कविता का भावपूर्ण वाचन किया। अब
हम व्याख्या के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने इस कविता को पढ़ा और इसके भाव को समझने का प्रयास किया। हमने इस कविता के माध्यम से ये जाना कि कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है। अगर इस धरती पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पेड़ों को कटने से बचाना है, पेड़ों को कटने से रोकना है और जितना हो सके उतना वृक्षारोपण करना है ताकि ये धरती हरी भरी और सुंदर बनी रहे। विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं इस कविता के अभ्यास की तरफ। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। पहला शब्द है जलाशय। विद्यार्थियों, जलाशय का अर्थ होता है तालाब, झील। अगला शब्द आता है दुष्कर्म। दुष्कर्म का अर्थ होता है बुरा काम। अगला शब्द आता है दहकना। दहकना का अर्थ होता है आग की लपटें उठना। अगला शब्द आता है अंग। अंग का अर्थ होता है भाग, हिस्सा या शरीर के हाथ पांव आदि। अगला शब्द आता है वहशी। वहशी का अर्थ होता है असभ्य। अगला शब्द है सहन। सहन का अर्थ होता है आंगन। आंगन के बाद शब्द आता है शिशु। शिशु का अर्थ होता है बालक। और आखिरी शब्द आता है विनती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास के अगले चरण की ओर, जिसमें हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आता है कि कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। विद्यार्थियों, हमने कविता को पढ़ा और हमने समझा कि कवि बाग बगीचा इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि वह बाग बगीचे लगाकर अपने चारों तरफ के वातावरण में आसपास हरियाली भर देना चाहता है। कवि ने ये देखा है कि मनुष्य ने विकास के लिए, इमारतें बनाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई करके उनका अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है। उसने चारों तरफ जंगलों की जगह इमारतें खड़ी कर दी हैं। अब हालात ऐसे हो चले हैं कि बाग बगीचे लगाने के लिए जमीन मिलना मुश्किल हो गया है। अब इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि बाग बगीचे लगाने के लिए जमीन शेष नहीं बच रही है। इसीलिए कवि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष और बाग बगीचे लगाना चाहता है और धरती को हरा भरा कर देना चाहता है। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कविता में कवि की क्या विनती है। विद्यार्थियों, हमने कविता को पढ़ा और कविता के एक अंतरे के माध्यम से हमने ये समझा कि कवि ये विनती करना चाह रहा है कि कोई भी पेड़ों को ना काटे और अगर आपको कोई पेड़ काटता दिख रहा है तो उसका जितना हो सके विरोध करें और पेड़ों को कटने से बचाएं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि कवि कविता में कह रहे हैं आज सभ्यता वहशीवन पेड़ों को काट रही है। इस पे आपको अपने विचार लिखना है। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि कवि ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो मानव है, जो व्यक्ति हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं और इन वृक्षों की कटाई करने के कारण लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं और प्रदूषण के कारण कई व्यक्तियों की जान भी जा रही है। इसलिए कवि ने पेड़ों को काटने की तुलना वहशीपन से की है। आज व्यक्ति वहशीपन की सारी हदें पार कर चुका है और लगातार वैश्विक तापन या जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसकी समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है, जो कि हमारी धरती के लिए बहुत ही हानिकारक है और हमारी धरती को विनाश की ओर आगे ले जाने वाला है। विद्यार्थियों, अगले प्रश्न में हमें कविता की एक पंक्ति की ओर ध्यान देना है और वो पंक्ति है बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि पेड़ों में और बच्चों में क्या समानता है और कवि ने
पेड़ों की तुलना बच्चों से क्यों की है? विद्यार्थियों, हम इस प्रश्न के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों में और पेड़ों में बहुत प्रकार की समानताएं हैं, जिसको कवि ने देखा है। जहाँ पेड़ लगे होते हैं, जहाँ हरियाली होती है, वहाँ की सुंदर छटा अलग ही होती है, वहाँ प्रकृति का सौंदर्य अलग ही होता है। उसी प्रकार जिस स्थान पर बच्चे होते हैं, उनकी मुस्कुराहट सभी लोगों के जीवन को खुशियों से भर देती है। बच्चों का शरारतें करना, उनका चहकना पूरे वातावरण को खुशनुमा बना देता है। ठीक वैसे ही जिस स्थान पर पेड़ लगे होते हैं, वहाँ का वातावरण ठंडक, खुशनुमा और सुख और सौंदर्य से भरा हुआ होता है। विद्यार्थियों, इसीलिए कवि ने कविता में बच्चों की तुलना पेड़ों से की है। विद्यार्थियों, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास के अगले चरण की ओर। अगले चरण में हमें ये बताना है कि कविता हमें कैसी लगी और कविता को पढ़कर हमें कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है कि कविता की कौन सी पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी और वो आपको अच्छी क्यों लगी। इसके लिए आप अपनी कॉपी और पेन लीजिए, कविता को पढ़िए, उसमें जो पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी हैं उनको लिखिए और साथ ही साथ ये भी लिखिए कि आपको ये पंक्तियां क्यों अच्छी लगती हैं। विद्यार्थियों, हमारे आसपास के वातावरण में ऐसे भी कई लोग हैं जो लगातार बाग बगीचों को और पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारा हरा भरा वातावरण बना रहे ताकि हमारी प्रकृति की सुंदरता भी बनी रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अभ्यास की ओर। विद्यार्थियों, आपके अभ्यास में कुछ छोटे से संवाद हैं, जिनमें एक बच्ची एक व्यक्ति से कह रही है जो कि लकड़हारा है, ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? तो लकड़हारा कहता है, यह तो मेरा काम है। तो बच्ची कहती है, पर यह तो गलत है। तो लकड़हारा कहता है, यह कैसे गलत है? इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। विद्यार्थियों, इस संवाद के आगे उस बच्ची में और लकड़हारे में क्या संवाद हुआ होगा और उसका क्या निष्कर्ष निकला होगा, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। विद्यार्थियों, अभ्यास के अगले चरण में हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने बगीचे में बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। अब नीचे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। हमें ये बताना है कि इन सभी चीज़ों में से बगीचे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे कार बगीचे में नहीं होती। क्यारियाँ, हाँ, क्यारियाँ बगीचे में होती हैं। सड़क बगीचे में नहीं होती। खेत बगीचे में नहीं होते। कारखाने भी बगीचे में नहीं होते। कुर्सी भी बगीचे में नहीं होती। पत्ता बगीचे में होता है। फूल बगीचे में होते हैं। चिड़िया का चहचहाना बगीचे में बिल्कुल होता है। फल, बगीचे के पेड़ों पर मीठे मीठे फल भी लगते हैं। तालाब बगीचे के आसपास हो सकता है, लेकिन बगीचे के अंदर तालाब नहीं होता। पेड़, बगीचे में पेड़ भी हो सकते हैं। कागज, बगीचे में वैसे तो हमें कागज नहीं फैलाने चाहिए, इसलिए बगीचे में कागज नहीं होते। अगर कोई कचरा फैलाता है तो फिर बगीचे में कागज हो सकते हैं। और टहनी, अगर बगीचे में पेड़ हैं तो उन पेड़ों पर टहनी भी होगी, अर्थात टहनी बगीचे में हो सकती है। विद्यार्थियों, इन सब चीज़ों में हमने ये देखा कि बगीचे में कौन सी हो सकती हैं और कौन सी नहीं हो सकती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अभ्यास के अगले चरण की ओर। अभ्यास के इस चरण में आपको एक बार पुनः आपको अपनी कॉपी पर यह लिखना है कि आपको अपने घर के आसपास कौन से पेड़ पौधे या पशु पक्षी आमतौर पर नजर आते हैं। आपको उनकी सूची बनानी है। विद्यार्थियों, अभ्यास के अगले चरण में हम ये देखते हैं कि हमारे देश में पुराने समय से ही पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें कटने से बचाने की परंपरा रही है। कई बार लोगों ने मिलकर पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन भी किया है। ऐसे ही किसी आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठी करना है और कॉपी में लिखना है। ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें पुस्तकालय, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, शिक्षिका
या माता पिता और इंटरनेट से भी हम सहायता ले सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम ऐसे कुछ आंदोलनों के बारे में चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होता है चिपको आंदोलन। विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन में जब सरकार की तरफ से ठेकेदार पेड़ों की कटाई करने के लिए आगे बढ़े तो उस क्षेत्र के निवासी पेड़ों को बचाने के लिए उन पेड़ों से चिपक गए, लेकिन उन्होंने पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलने दी और पेड़ों को नहीं कटने दिया। इस तरीके के और भी कई आंदोलन जैसे कि एपिको आंदोलन, जैसे कि बिश्नोई आंदोलन हमारे देश में रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा प्रसिद्ध आंदोलन मैती आंदोलन है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी शादी के बाद अपने ससुराल में जाकर एक पेड़ लगाना होता है और फिर जीवन भर उसका संरक्षण करना होता है। विद्यार्थियों, तो ये पेड़ लगाने की परंपरा कितनी अच्छी है ना? इससे हम अपने प्रकृति को सहेज कर रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अभ्यास के अगले चरण की ओर, जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इनके समान अर्थ वाले शब्द हमें लिखना है, जिनमें पहला शब्द है धरती। धरती को हम लिख सकते हैं पृथ्वी। हवा, हवा को हम लिख सकते हैं वायु या समीर। पेड़, पेड़ को हम लिख सकते हैं वृक्ष। और अंतिम शब्द आता है दुनिया। दुनिया को हम लिख सकते हैं विश्व या संसार। विद्यार्थियों, इन शब्दों को लिखने के बाद हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जिसमें हमें जंगल, पेड़ पौधों और प्रकृति से संबंधित कुछ और अन्य कविताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। और वो जानकारी आपको एकत्रित इसलिए करना है क्योंकि इस प्रकार की कविताएं हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरणा देती हैं, ताकि हम अपने प्राकृतिक सौंदर्य को बना के रख सकें। ऐसा ही एक शीर्षक है जंगल। जंगल शीर्षक से जो कविता दी हुई है, आपको उस कविता को पढ़ना है और पढ़ करके अपने दोस्तों को भी सुनाना है। विद्यार्थियों, हमने इस कविता को पढ़ा, उसके भावार्थ को समझा, हमने अभ्यास को भी हल किया और इस पूरी प्रक्रिया में हमने ये जाना कि प्रकृति हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है। जो बाग बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमें क्यों ज़रूरी हैं। अगर बगीचे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इस प्रकृति का सौंदर्य छिन जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि जिस तरीके से घर में या किसी स्थान पर बच्चों की चहचहाहट से, बच्चों की मुस्कुराहट से पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता है, इसी प्रकार धरती के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है, एक वृक्ष 100 पुत्र समान। तो विद्यार्थियों, हम जब भी हमारा जन्मदिन पड़े, हमें अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ ज़रूर लगाना है और इस तरीके से हम प्रकृति के संरक्षण में अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो हमें बाग बगीचों के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ उनमें लगने वाले फल और फूलों के बारे में जानकारी देंगे और हमें ये भी बताएंगे कि हमारे लिए ये बगीचे, ये फल फूल क्यों आवश्यक हैं। आइए देखते हैं। मेरा नाम थान सिंह यादव हूँ। मैं आरआई में करीब 83 से परमानेंट सर्विस कर रहा हूँ यहाँ पे। और सुबह मेरा रूटीन जो कार्य है, सुबह 8 बजे आने के बाद मैं सबसे पहले गार्डन में जाता हूँ।
उसके बाद मैं वहाँ पौधों में पानी डालता हूँ। उसके बाद फिर मैं कटिंग करता हूँ या गुड़ाई करता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं चाय पीने के लिए जाता हूँ। उसके बाद वहाँ से आने के बाद अपने जो कार्य है उस कार्य में फिर लग जाता हूँ। कभी आपको लगा कि ये पौधा बीमार हो रहा है? जी हाँ। तो कभी हुआ होगा परिवार में कोई बच्चा भी बीमार जी हुआ? हाँ, जी हाँ। तो वो किस तरह से आपको लगता है? नहीं मतलब एक टेंशन होता है कि सर हमने इतना बड़ा पौधा करा, ये बीमार हो रहा, तो इसकी हमें दवा दारू जैसे बच्चे की करते हैं तो ऐसे इसमें भी हम लोगों को दवा वगैरह देना पड़ता है। हाँ, तो वो जिस तरह से हम बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो जैसे जिस चीज़ को हमें नहीं मालूम होता तो हमारे हम जो विशेषज्ञ से एक राय लेते हैं कि इसमें कौन सा टॉनिक देना चाहिए, तो वो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, फिर हम उसे वो टॉनिक देते हैं। जैसे ये देखिए, ये इसमें ये पीलापन, ये नाइट्रोजन की कमी है, तो इसमें हम लोग यूरिया देंगे। यूरिया कब देंगे? पहले हम गुड़ाई करेंगे इसकी, गुड़ाई करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद फिर हम यूरिया डालेंगे, तो वो एकदम से ग्रीन हो जाएगा और ग्रोथ बढ़ेगा इसकी। ये देखिए, ये डायरेक्ट बीमारी, ये ऊपर से सर चलती है नीचे, बाकी पौधे नीचे से ऊपर सूखते हैं, ये ऊपर से नीचे जाता है। जिस तरह से मनुष्य को दवाओं की ज़रूरत होती उसी तरह से पेड़ पौधों को दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। एक नया पौधा लगाना है तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मदर प्लांट है वहाँ से लेके आते हैं। कटिंग 3 प्रकार की होती है, टॉप, हार्ड, सॉफ्ट। यदि कुछ पौधे हैं तो उसमें हार्ड लगती, कुछ में टॉप से तैयार होते हैं। तो उसमें फिर हम वहाँ से लेके आने के बाद क्या करते हैं कि मिट्टी का मिश्रण बनाते हैं, और मिट्टी का मिश्रण में रेशो होता है कि 1 भाग मिट्टी, 2 भाग खाद और 1 भाग सैंड। तीनों को हम जब मिश्रण करने के बाद फिर हम कटिंग लगाते हैं। कटिंग के बाद पॉट में या थैली में लगाने के बाद या गमले में, तो गमले में यदि हम थैली में लगाएंगे तो 20 से 21 तक हम थैली में तैयार करिए। फिर उसके बाद हम पॉट में लगाना या ज़मीन में लगाना, तो उसके बाद उसमें हम ज़मीन में लगा देते हैं, तो वो पौधा हमारा तैयार हो जाता है। 1 भाग मिट्टी, 2 भाग रेत और खाद 2 भाग, इसको मिक्सचर किया। मिक्सचर करने के बाद हमने एक थैली ली, झारा ले आना रहा। एक मदर प्लांट से हम एक कटिंग लेके आए, हाँ, इसको हमने यहाँ लगाया। ये हुआ हमारी कटिंग तैयार। ठीक, 20-25 दिन के अंदर ये कटिंग तैयार होगी। ठीक, ये गमले में एक छेद होता है, ठीक है, इसके अंदर हम ये टुकड़े लगाते हैं गमले के। क्यों लगाते हैं कि जो छेद है ये मिट्टी के द्वारा बंद ना हो। इसको ये लगाया, ये पौधा हमारा मदर प्लांट तैयार होगा।
इसको इसलिए हिलाते हैं कि इसमें एयर ना रहे और 1 इंच खाली छोड़ते हैं जिससे पानी उसमें रहे। ये ठीक, ये देखिए पानी निकलना ज़रूरी है नीचे से। गर्मियों में हमें ये स्थिति हो जाती है कि हम किस पौधे को मारें और किसको बचाएं। तो बड़ा दुख होता है कि छोटे से बड़ा जब हम करते हैं कि हमने इतना बड़ा किया है इसको और आज ये इस स्थिति में है कि हम कैसे बचाएं। तो बड़ा मतलब हम जाके मतलब बहुत विचलितपन महसूस करते हैं सर हम। ये पौधों को परवरिश करना, हरा भरा बनाना, यदि यहाँ का वातावरण अच्छा रहेगा तो लोग देखते हैं, तो यदि सब खुश रहते तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखा और ये जाना कि एक बाग बगीचे को लगाने के लिए या पेड़ों को सुरक्षित या संरक्षित करने में कितनी मेहनत लगती है और ऐसे कई व्यक्ति हैं जो इन पेड़ों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति को आपने वीडियो में देखा और उनसे आपने बगीचे के बारे में जाना। तो विद्यार्थियों, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक कविता या अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।